मैं नहीं जानता कि जो लोग कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं, कश्मीर में पिछले 40-50 सालों में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जिसने भी जगमोहन साहब की वो किताब पढ़ी है, उसके बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, इस किताब का लेटेस्ट एडिशन 4-5 दिन पहले ही आया है। अगर ये किताब पढ़ी होती तो इस समस्या को सुलझाने में इतना लंबा समय नहीं लगता। आर्टिकल 370, 35A, मैं समझता हूं कि अशोक जी ने कई बार जब जब मुझे यहां बुलाया और पूरे देश में जितने भी विषय रखे गए उसमें कश्मीर और 370 और आर्टिकल 35A को जरूर जोड़ा गया, लेकिन वो कैसे हटी और क्या उसके तमाम सारी चीजें हैं, ये देश ने खुले रूप में देखा है। ये किसी कोर्ट के चैम्बर में फैसला नहीं हुआ है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत भारत की संसद में फैसला हुआ है। और न किसी झिझक के साथ हुआ है, न किसी शर्म के साथ हुआ है, न कुछ छुपा के हुआ है, न कुछ भुला के हुआ है, खुलेआम फैसला हुआ है। अब उस पे लोग हस्बे मामूल जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। इतिहास में कुछ फैसले जो बंद कमरों में होते हैं, अगर वो अच्छे भी होते हैं तो उससे देश जुड़ता नहीं है। और जब आप कुछ फैसलों को सरे मंजर करते हैं, सबके सामने करते हैं, ऐलान के साथ करते हैं, तो पूरे देश में प्रतिक्रिया होती है कि जो लोग कश्मीर की राजधानी नहीं जानते थे भारत में, वो आज कश्मीर को जान गए हैं। इसलिए जो प्रतिक्रिया आसाम के अंदर है, वो कन्याकुमारी के अंदर है, वो गुजरात में है, वो मुंबई में है। इस आजाद भारत की ये एकमात्र ऐसी घटना है जिसने बगैर किसी एक पत्ता गिराए भी पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है। और शायद इससे एक दूसरा बड़ा मैसेज यह है कि अगर इस देश में कुछ बुरा हुआ है, संविधान में कुछ बुरा हुआ है, संसद में कुछ गलत हुआ है, सरकारें कुछ गलत करके गई हैं, अगर इस बात को, इस समाज को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इस बात के कि कौन नाराज होगा और कौन खुश होगा, और ये पॉलिटिकली करेक्ट है कि नहीं है, ये सेकुलरिज्म के दायरे में आती है या नहीं आती है, अगर इन चीजों से बाहर निकल के बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो लड़ाई 6 अगस्त 2019 के बाद शुरू हुई है वो इससे भी ज्यादा बड़ी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह देश उसको भी जीतेगा। इस पूरे दौर में जो सबसे दुखद बात मुझे लगती है कि हम पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराएं, हम सरकारों को जिम्मेदार ठहराएं, हम सामाजिक संगठनों को जिम्मेदार ठहराएं, बात उससे बनेगी नहीं। इस पूरे एपिसोड ने एक चीज साबित की है कि आप बिना किसी सत्ता के नजदीकी और सत्ता के लालच और कुछ प्राप्त और कुछ पद मिलने की लालसा में जब भी कोई काम करेंगे, वो राष्ट्र के लिए नहीं हो सकता, देश के लिए तो हो सकता है। इसलिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जिंदल साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, मैं शायद उनको पिछले 20 साल से लगातार उन्हीं बातों को कह रहा हूं। यह बात अलग है कि अब लोगों ने उसको नोटिस करना शुरू कर दिया है, और ये तमाम सारे नैरेटिव जो हमने खुद गढ़े हैं, हमको हमारे साथियों ने
हमारे हमवतनों ने हमसे शायद उतना झूठ नहीं बोला जितना हमारे समाज ने अपने आप से झूठ बोला है। लिहाजा सब कुछ दोष किसी और का है, यह मैं नहीं मानता। और ये इस तरीके की बात मैं शायद आपसे इसलिए कह पाता हूं कि मैं वादा करता हूं कि मैं कभी आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। जो वोट मांगते हैं, जिनको वोटों की राजनीति करनी है, जिनके लिए वोट महत्वपूर्ण है, सत्ता की प्राप्ति महत्वपूर्ण है, मैं उन लोगों को थोड़ी छूट देता हूं। हम लोकतंत्र की बहुत सारी बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कि जिन देशों ने भी उस गुलामी से जब बाहर निकले और वो आजादी की उन्होंने हवा ली, तो उसके शुरू के 10 साल वहां चुनाव की राजनीति शुरू नहीं हुई। हमारे देश में देश गुलाम था, आजाद तथाकथित जिसको आप आजादी कहते हैं, मैं उसे इस देश में सबसे बड़ा फ्रॉड मानता हूं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए उस 15 अगस्त को मान भी लूं, क्योंकि वो सरकारी नोटिफिकेशन के तहत है, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री क्यों बने? किसकी वजह से नॉमिनेट हुए? देश तो गुलाम था, फिर प्रधानमंत्री भारत के कैसे हुए वो? और अगर वो 46 में प्रधानमंत्री नॉमिनेट हो गए, जो लंबे समय तक रहे, जब तक पहला चुनाव नहीं रहा, तो अगर हमें इसमें से ही तुलना करनी थी और इसी में से किसी को चुनना था, तो फिर हमने 1943 को उस बहादुर आदमी को क्यों नहीं चुना जिसने ऐलानिया देश की आजादी की घोषणा की? इक्कीस अक्टूबर को एक शख्स आपके बीच में से निकला, उनके परिवार में भी 8-9 बच्चे थे, और उसने अपने ढंग से देश को समझने की कोशिश की, और बिना किसी के कौन साथ आएगा कौन नहीं आएगा, किस रंग का आएगा, किस जाति का आएगा, किस धर्म का आएगा, और वो ये समझ चुका था कि जो लोग भारत में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अंग्रेजों को इस देश से जाने का एक सॉफ्ट रूट तैयार कर रहे थे। इसलिए गांधी जी ने अंबेडकर जी के सामने धरना दिया। अंबेडकर जी ने यह कह के धरना वापस ले लिया कि गांधी जी, बात तो मेरी सही है, लेकिन आप देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। मैं ये बात साहब बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझे 2 अक्टूबर को भी मुंबई में बोलना है। मैं 2 अक्टूबर को गांधी जी के बारे में कम बोलूंगा और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ज्यादा बोलूंगा। दोनों के उस रूप को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। गांधी जी ने यही बात सुभाष चंद्र बोस के सामने करी, और गांधी जी के पास एक हथियार था जिसको आज लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गांधी जी के बारे में कोई प्रश्न करना इस देश में एक ऐसा वर्ग है कि लगता है कि उनके खुदा सिर्फ गांधी जी हैं। ये वो देश है जिस देश में सीता जी के ऊपर, रामचंद्र जी के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर हर तरीके की डिबेट हो सकती है। जो लोग उसमें आस्था नहीं रखते वो लोग भी डिबेट करते हैं, किताबें लिखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स के अंदर यह भी पढ़ाया जाता है कि रावण की छींक से सीता जी पैदा हुई। यह आपके देश के सिलेबस में था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। हमारे लोगों ने
मार्कशीट लेने के लिए हम पास हो जाएं, डिग्री मिल जाए और हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, इससे आगे कभी सोचा ही नहीं।